हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर हम लोग अपने टेक्स्ट के कंसेप्ट को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ये सीरीज है, ये आप लोगों के कॉमर्स के हर एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट का जो एग्जाम आप लोगों के पास में रहता है जेआरएफ के लिए, ठीक है, कोई भी हम लोगों के पास में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप लोगों के पास में सच एज आरपीएससी, एचपीएससी, तो ये हर जगह पर आप लोगों की हेल्प करने वाली है। कोई भी पीजीटी का एग्जाम जहां पर इनकम टैक्स आता है, तो ये हर जगह पे आपको हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों के पास में क्या आता है, ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में ये आपको बताएगा कि हम अपने टेक्स्ट की अंदर क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में आता है कि जो इनकम टैक्स लॉ है हमारे पास में, इनकम टैक्स एक्ट है आप लोगों के पास में, कौन से वाला है हम लोगों के पास में? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास सामने पूछा जाता है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोगों के पास में है। तो जो इनकम टैक्स लॉ है उसके अंदर किस किस चीजों को इंक्लूड किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या आता है, जो इनकम टैक्स लॉ है उसके जो कंपोनेंट है उसके अंदर आप लोगों के पास में कितनी चीजों को इंक्लूड किया जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है वो 5 चीजों से मिलके बना है। सबसे पहली चीज हम लोगों के पास में क्या आती है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या आता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल क्या होता है? फाइनेंस एक्ट पब्लिश होता है, तो वो यहाँ पे इनकम टैक्स का एक कंपोनेंट बनता है। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। थर्ड हम लोगों के पास में क्या आते हैं? इनकम टैक्स के रूल जो आपके 1962 में है। याद रखिएगा, इनकम टैक्स का एक्ट 1961, रूल 1962 में। फोर्थ आप लोगों के पास में क्या आता है? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस आती हैं जो इनकम टैक्स लॉ का कंपोनेंट बनती है। और फिफ्थ आप लोगों के पास में क्या आते हैं? लीगल डिसीजंस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों के सामने? इनकम टैक्स लॉ के कितने कंपोनेंट रहते हैं? 5 कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन से? इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के रूल, एनुअल फाइनेंस एक्ट, जुडिशियल डिसीजन एंड सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। जो टाइम टू टाइम कौन पब्लिश करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस पब्लिश करता है वो क्या बनता है? टैक्स लॉ का कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या आता है? स्टेप्स क्या होते हैं हम लोगों के पास में टोटल इनकम को निकालने के एंड टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के, ठीक है। ये भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, इनको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पर्सन का क्या किया जाता है? रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है। तो कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो आपका किस तरीके से डिटरमाइन होता है? तो जो एक पर्सन होता है वो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक जो पार्टी होती है रेजिडेंशियल स्टेटस की हम लोग बात करें तो 2 तरीके का होता है रेजिडेंट। या तो क्या होगा, एक पर्सन यहाँ का इंडिया का रेजिडेंट होगा, या फिर क्या होगा, इंडिया का नॉन रेजिडेंट हम लोगों के पास में रहता है। जो रेजिडेंट होता है वो फर्दर आप लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप लोगों के पास में रहता है। एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, सेकंड क्या रहता है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। सबसे पहले क्या डिटरमाइन किया जाता है? रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो पर्सन जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेजिडेंट है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? इसको स्टेप वाइज याद रखिएगा। सेकेंड क्या किया जाता है? इनकम को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट हेड के अंदर। आप लोगों को पता है जो हेड ऑफ द इनकम है, कितने हेड रहते हैं हम लोगों के पास में? हमारी जो इनकम होती है उनको 5 हेड में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। ये जो 5 हेड हम लोगों के पास में रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं? पहला क्या रहता है हम लोगों के पास में? सैलरी हेड। फिर हम लोगों के पास में क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हम लोगों के पास में कौन सा हेड रहता है? थर्ड हम लोगों के पास में क्या रहता है? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट जो हेड रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? कैपिटल गेन होता है। और जो नेक्स्ट हेड हम लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। तो हर हेड की इनकम को क्या किया जाता है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी इनकम कौन से हेड में आएगी। सबसे पहले क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है इनकम का अलग अलग हेड के अंदर। क्लासिफिकेशन करने के बाद में क्या किया जाता है? हर हेड की इनकम को क्या किया जाता है? कंप्यूट किया जाता है।
कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द ईच हेड, हर हेड की, जैसे सैलरी हेड की इनकम को निकाला जाएगा, एचपी की इनकम को निकाला जाएगा, पीजीबीपी की। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, इस सेकंड स्टेप के अंदर इनकम को अलग अलग हेड में डाला, कौन सी इनकम सैलरी में जाएगी, कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। फिर थर्ड स्टेप में हर हेड की इनकम को निकाला। हर हेड की इनकम को निकालने के बाद में नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है, इसमें क्या किया जाता है, इनकम की क्या की जाती है, क्लबिंग की जाती है। क्लबिंग का मतलब होता है कि इनकम किसी और की है बट उसको किसी और पर्सन की इनकम में क्लब कर दिया जाता है। तो क्लबिंग ऑफ द इनकम ऑफ स्पाउस, स्पाउस की इनकम को या माइनर चाइल्ड की इनकम को उनके पेरेंट की इनकम में क्या कर दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है। क्लबिंग करने के बाद में क्या कंसेप्ट आता है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। अब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं तो लॉस भी तो होंगे। अगर उनको लॉसेस को क्या किया जाता है, सेम ईयर के अंदर क्या किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। ठीक है, अपने खुद के हेड से किया जाता है या फिर दूसरे के हेड से किया जाता है, तो सेट ऑफ किया जाता है। अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हुआ तो उनको आगे आने वाले सालों के लिए क्या कर दिया जाता है, उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, कर दिया कैरी फॉरवर्ड। जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है, क्या निकालना जाता है, जीटीआई को निकालना जाता है। जीटीआई क्या रहता है हम लोगों के पास में, ग्रोस टोटल इनकम होता है। इसको क्या किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है। पांचों हेड की इनकम को निकालने के बाद में, क्लबिंग करने के बाद में, सेट ऑफ करने के बाद में क्या आती है, जीटीआई आती है। याद रखिएगा, पांचों हेड की इनकम को निकालने के बाद में उसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्लबिंग कर दी। उसके बाद में आप लोगों के पास में जो आता है वो क्या निकलती है, जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम आती है। फिर क्या किया जाता है, उसके अंदर से डिडक्शंस को लेस कर दिया जाता है। डिडक्शन अंडर 80C to 80U जो होती है उन डिडक्शंस को लेस कर दिया जाता है। उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या आ जाती है, टैक्सेबल इनकम आ जाती है। और फिर क्या किया जाता है, जो टैक्स रेट हर साल पब्लिश होती है एनुअल फाइनेंस एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर दिया जाता है। सीक्वेंस में याद रखिएगा, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया जाता है, फिर पांचों हेड की इनकम निकाल देखी जाती है, कौन सी इनकम कौन सा हेड में जाएगी। फिर हर हेड की इनकम को निकाला जाता है, देन इनकम की क्लबिंग की जाती है, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता है लॉसेस का, देन जीटीआई को कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद में डिडक्शंस आती हैं 80C to 80U के अंडर, फिर टैक्सेबल इनकम आती है और फिर टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास में क्या आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं जो हम लोग आगे कवर करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ चीजों का। तो सबसे पहले कौन होता है, एक असेसी। असेसी कौन होता है, जो किसी भी तरीके से इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स पे कर रहा है या फिर उसका पे करना बाकी है, पेनल्टी पे कर रहा है, तो वो कौन होता है, असेसी। उसकी इनकम को कंप्यूट किया जाता है, उसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, असेसमेंट होता है। फिर हम लोगों के पास में क्या आता है, पर्सन। पर्सन कौन होता है, किसी भी पर्सन, मैंने बहुत बारी बोला पर्सन के इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन काफी वाइड है। उस पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ को इंक्लूड किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड किया जाता है, कंपनी को इंक्लूड किया जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इंक्लूड किया जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सभी क्या होती हैं, पर्सन के डेफिनेशन में आती हैं। फिर हमारी इनकम होती है। इनकम का मीन हम कोई भी इनकम को अर्न करते हैं तो वो इनकम होती है। इंडिया का रेजिडेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिसके अंदर क्या किया गया, हमने टैक्स को हमने इनकम को अर्न करा। तो इनकम को अर्न करा कब, प्रीवियस ईयर के अंदर, और उसके ऊपर टैक्स कब पे किया जाता है, असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है। एक हम लोगों के पास में मैक्सिमम मार्जिनल रेट आती है। ओके, फिर हम लोगों के पास में क्या होता है, बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, किस तरीके से इनकम टैक्स के ऊपर चार्ज लगता है। तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर पब्लिश होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आप लोगों के पास में इनकम टैक्स कंप्यूट होता है। ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट था, तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए टैक्स क्या होता है। तो देखिए, जो टैक्स होता है ये क्या होती है, एक मैंडेटरी फी होती है जो किसको पे की जाती है, गवर्नमेंट को क्या की जाती है, पे की जाती है। किसके द्वारा पे की जाती है, जो असेसी होता है। असेसी कौन, किसी भी तरीके से जो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पर्सन होता है वो क्या कहलाता है, असेसी कहलाता है। तो जो टैक्स होती है ये एक मैंडेटरी फी होती है और एक फाइनेंशियल चार्ज होता है जो लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या एक
जो किसके द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये टैक्स पे किया जाता है, पेड टू गवर्नमेंट, टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को, किसके द्वारा, असेसी के द्वारा। टैक्स किसके द्वारा लाइव किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ताकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स जो रहता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है इनकम को अर्न करने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिवेन्यू को अर्न करती है पब्लिक वर्क के लिए, और फिर बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, टैक्स। टैक्स को कलेक्ट करते गवर्नमेंट क्या करती है, उस फंडिंग उसको स्पेंड करती है। ठीक है, जो कलेक्टेड फंड होता है उसको फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ठीक है जी, सो टैक्स क्या होता है, टैक्स में भी डिफाइंड एज ए मॉनेटरी बर्डन। ये पेमेंट जो रहती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, कंपल्सरी होती है, पे करना ही करना पड़ेगा, यूं नहीं है कि वॉलेंट्री है, नहीं, ये एक बर्डन होता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल या पीपल के ऊपर लगाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। टैक्स एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है, नॉट ए वॉलेंट्री पेमेंट। ठीक है, ये डोनेशन नहीं है, इट इज ए पेमेंट एग्जेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा ये लगाया जाता है। ये आप लोगों के पास में दो टाइप का होता है, टैक्स जो रहता है ये हम लोगों के पास में टू टाइप का होता है, हम लोगों को पता है। एक डायरेक्ट टैक्स रहता है और एक सेकेंड हम लोगों के पास में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास में पैसा मिलता है तो उससे जीडीपी वगैरह में इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट क्या करती है इस टैक्स का, गवर्नमेंट इसको क्या करती है, सोशल वेलफेयर जो प्रोजेक्ट होते हैं लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, इनके ऊपर खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, रेलवे, पोर्ट, इनके ऊपर खर्च करती है। सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करती है। ठीक है, लॉ की इन्फोर्समेंट के अंदर खर्च करती है। और जो भी पेंशन स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट कहाँ से पेंशन देगी, तो गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे वो क्या करती है, एल्डर पीपल को, अनएम्प्लॉयड को, या फिर जो भी बीपीएल पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको क्या करती है, टैक्स प्रोवाइड पेंशन प्रोवाइड करती है। टैक्स क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स होता है, और गवर्नमेंट उस इनकम को किसके ऊपर स्पेंड करती है, सोशल वेलफेयर के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, लॉ की इन्फोर्समेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पेंशन के ऊपर स्पेंड करती है। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया दो तरीके का टैक्स आप लोगों के पास में रहता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होगा वहां पे जो टैक्स पेयर होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, और ये किसके ऊपर लगाया जाता है, हमारी इनकम के ऊपर लगाया जाता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, जो इनकम टैक्स रहता है ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिसके ऊपर लगाया जाता है वही उसको क्या करता है, पे करता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो बर्डन होता है उसको शिफ्ट नहीं किया जाता है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया वही उसको क्या करता है, पे करता है। डायरेक्ट टैक्स एज द नेम सजेस्ट आर द टैक्स दैट आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द असेसी। जो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, किसके द्वारा, असेसी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड, सो द बर्डन ऑफ टैक्सेशन फॉल डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर, और इसको ट्रांसफर दूसरे के ऊपर नहीं किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स को कौन गवर्न करता है, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लाई विद द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करता है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्ट टैक्स को कौन गवर्न करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो रहता है ये आप लोगों के पास में इसको क्या करता है, डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करता है। सीबीडीटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बॉडी है जो फंक्शनिंग करती है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। सीबीडीटी किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है आप लोगों के पास में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, वर्क करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, इनकम टैक्स एक्ट 1961, रूल 1962, और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। डायरेक्ट टैक्स इसके अकॉर्डिंग गवर्न होता है। क्लियर हो गया, तो डायरेक्ट टैक्स आप लोगों के पास में मीनिंग क्लियर हो गया। ये एक टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है कॉर्पोरेट यूनिट के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, ये जो होगा किसी के ऊपर मूव नहीं किया जाता है। ठीक है, जो बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता, जिसके ऊपर लगाया जाता है वही इसको पे करता है। इसमें क्या क्या आता है, वेल्थ टैक्स आता है, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, तो ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। सीबीडीटी इसको कंट्रोल करता है,
ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो लगाया किसी और पे जाता है बट पे कोई और करता है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, मैन्युफैक्चर के ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन वो कलेक्ट किससे करता है? हम लोगों से, कस्टमर से कलेक्ट करता है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें जो प्राइस होता है वो होता है ना इंक्लूडेड, इंक्लूजन ऑफ ऑल द टैक्स, सभी टैक्सेस को जोड़ा हुआ, मतलब कि हम लोग उस टैक्स को हम पे कर रहे हैं। वो लगा किसके ऊपर? मैन्युफैक्चर के ऊपर, लेकिन पे कौन करता है? कस्टमर करता है। तो टैक्स दैट आर इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली हम लोग नहीं पे कर रहे बट उस प्रोडक्ट के प्राइस में जुड़ के अपने आप आ रहा है, तो इनडायरेक्टली इम्पोज किया जाता है पब्लिक के ऊपर थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। द गवर्नमेंट बॉडी कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ये आप लोगों के पास में क्या होगा? जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग ड्यूटी, कलेक्शन ऑफ कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अब तो ये सभी खत्म हो गए हैं और जीएसटी आ गया है। सबसे बड़ा एग्जांपल जो इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको कौन गवर्न करता है? पहले जो था वो आप लोगों के पास में कौन था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब एक नया नाम दे दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है। आफ्टर द जीएसटी केम इनटू फोर्स, तो अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्लियर हो गया? तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कवर कर देंगे। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स किस चीज से मिलके बना है, स्टेप्स क्या है इनकम टैक्स को कंप्यूट करने के, तो ये सब हमने अच्छे से कवर कर लिया है। सो थैंक यू टू एवरीवन।